नमस्कार, टीवी9 भारतवर्ष में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी, मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि मिश्रा भी मौजूद हैं। और किस तरह से पाकिस्तान वर्सेस तालिबान है, हम आपको बताने जा रहे हैं। पिछले 48 घंटे से ये भीषण युद्ध जारी है। पाकिस्तान के खिलाफ तालिबान की जो जवाबी कार्रवाई है वो जारी है। तालिबान ने पाकिस्तान की मिलिट्री पोस्ट पर अटैक किया। पाकिस्तान की एयर स्ट्राइक के खिलाफ जवाबी कार्रवाई। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी। तो युद्ध का एक और नया मोर्चा खुल चुका है। पाकिस्तान वर्सेस तालिबान। पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक का जो जवाब है वो तालिबान ने दिया है। जवाबी कार्रवाई की गई है तालिबान की ओर से। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में एयर स्ट्राइक की थी और जो आतंकी ठिकाने थे वहां पर एयर स्ट्राइक की गई थी। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, माशाअल्लाह। सख्त सही वली वाला। जी हाँ, तो पाकिस्तान ने कल सुबह अफगानिस्तान के अंदर खोस्त और पाटिकता इलाके में अलग अलग हवाई हमले किए थे और इन हवाई हमलों में पाकिस्तान ने टीटीपी के एक टॉप कमांडर को मार गिराया था। तो तालिबान ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया है और इसके बाद से, इस हमले के बाद से तालिबान की तरफ से भी एक्शन। तालिबान ने पाक मिलिट्री पोस्ट पर हमला किया। हमले में मिलिट्री पोस्ट तबाह होने की खबर है। ये तस्वीर आप देखिए तालिबान के हमले की। Suspira dole gjeni raporta so di morrek që dek khode darës. Hada muajidie! Suspira dole gjeni raporta so di morrek që dek khode darës. और पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक के बाद गुस्से में इस वक्त तालिबान है। 30 घंटे से पाकिस्तान अफगान सीमा पर घमासान मचा हुआ है। रॉकेट लॉन्चर अटैक में कई पाकिस्तान के सैनिक घायल हुए हैं। तो यह आक्रोश बढ़ता जा रहा है और किस तरह से बॉर्डर पर पाक अफगान सीमा पर घमासान मचा हुआ है। 30 घंटे से ये लड़ाई जारी है। रॉकेट लॉन्चर अटैक में कई पाकिस्तानी सैनिक घायल भी हुए हैं। और हमारे साथ इस वक्त मनीष झा और ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। मनीष, तालिबान की तरफ से पाकिस्तान पर जबरदस्त पलटवार हो रहा है और सबसे ज्यादा जो टेंशन एस्केलेट हुआ है वो पाक अफगान सीमा पर हुआ है, जहां पर रॉकेट लॉन्चर तक का इस्तेमाल किया गया। क्या बताया जा रहा है ये हालात जो टेंशन के हैं या तनाव के हैं वो किन वजहों की वजह से सामने आए? बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान और अफगानिस्तान की सीमा पर अभी जो चल रहा है, अगर मैं उससे कहूँ कि लिमिटेड लेवल का वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग हो रही है तो वो भी गलत नहीं होगा। और तालिबान सरकार की तरफ से, क्योंकि वो अभी काबिज है सत्ता पर अफगानिस्तान में, उनका कहना यही है कि पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हुआ था उसमें भले ही पाकिस्तान जो भी दावा करता हो, हकीकत यह है कि पाकिस्तानी एयर स्ट्राइक की वजह से 8 महिलाएं और बच्चे मारे गए थे अफगानिस्तान सीमा में। और जिसके बाद अफगानिस्तान की तरफ से अफगानिस्तान मिलिट्री ने, जो कि तालिबान रूल है, उन्होंने पाकिस्तानी सीमा के ऊपर जवाबी कार्रवाई की है। इससे पहले अगर आप देखें तो शनिवार को पाकिस्तानी मिलिट्री पोस्ट पर हमले किए गए, जिसमें 7 पाकिस्तानी सैनिक मारे भी गए थे। तो कुल मिलाकर है कि तालिबान सत्तारूढ़ जो अफगानिस्तान की सेना है वो कहीं से पीछे हट नहीं रही है। वो पाकिस्तान को जवाब दे रही है। पाकिस्तान के मिलिट्री पोस्ट पर 7 लोग मारे गए थे और अभी भी जवाबी कार्रवाई की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की तरफ से जो एयर स्ट्राइक हो रहे हैं उसमें निशाना है बॉर्डर पर, अफगानिस्तान बॉर्डर पर रहने वाले मासूम महिलाएं, बच्चे, और वो इस हमले में मारे गए हैं। तो आप कह सकते हैं कि पाकिस्तान अफगानिस्तान सीमा पर अभी जो हालात हैं वो आने वाले समय में इस जंग के दायरा को बढ़ा सकते हैं। अफगानिस्तान और पाकिस्तान बिल्कुल खुलकर जंग हो सकती है। बिल्कुल, देखिए, पाकिस्तान का बोया हुआ जहर अब उसे ही झेलना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया मनीष आपका। और अब बात अपने देश भारत की, तो रक्षा क्षेत्र में भारत लगातार लंबी छलांग लगा रहा है। एक बार फिर आत्मनिर्भरता की राह पर रक्षा क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि भारत हासिल करेगा।
अब तक MiG-21 के इस्तेमाल को लेकर आलोचना करने वालों के मुंह पर ताला लगने वाला है। भारत को कम आंकने वाले दुश्मनों की नींद कई रातों तक उड़ने वाली है, क्योंकि 31 मार्च को भारतीय वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा भारत का एक और बाहुबली तेजस मार्क 1A। जी हां, ये फाइटर जेट दुश्मनों को नेस्त नाबूद करने का मादा रखता है। पलक झपकते दुश्मनों का काम तमाम कर सकता है, बिना पकड़ में आए हमले को अंजाम दे सकता है। ऐसे ही और भी कई खूबियों से ये स्वदेशी लड़ाकू विमान लैस है, जिसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी सफलता की ओर आगे बढ़ता हुआ मिशन है। रक्षा क्षेत्र से जुड़ी बहुत बड़ी खबर, भारतीय वायुसेना में शामिल होगा तेजस मार्क 1A। 31 मार्च को वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा। तेजस का नया शक्तिशाली ये वर्जन बताया जा रहा है मार्क 1A, और HAL बना रही है MiG-21 की जगह ये लेगा, इसे रिप्लेस करेगा। और 31 मार्च को इस बेड़े में, वायुसेना के बेड़े में शामिल होगा ये शक्तिशाली वर्जन मार्क 1A तेजस का। और चलिए अब आपको बताते हैं कि तेजस के भारतीय वायुसेना बेड़े में शामिल होने से शक्ति कितनी बढ़ेगी, ताकत कितनी बढ़ेगी। तो तेजस मार्क 1A की खासियत क्या है, सबसे पहले इस पर हम नजर डाल लेते हैं। तो इसका पूरा नाम है LCA-MK-1A और मल्टीपर्पज सुपरसोनिक फाइटर जेट है। ये तेजस का अपग्रेडेड वर्जन बताया जा रहा है। हवा से सतह और हवा से हवा में मार करने की क्षमता है। जी हाँ, और S8 रॉकेट पॉड और EWS यानी इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम से ये लैस है। इसके अलावा AESA रडार सिस्टम इसमें लगा है। 30 mm गन लोडेड है। क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस लगा है। एंटी शिप मिसाइल KH-35 से लैस है। लेजर गाइडेड बम इसमें है। एंटी रेडिएशन मिसाइल रुद्रम भी इसमें शामिल है। इसकी लंबाई 43.4 फीट है, 1850 किलोमीटर की दूरी तय कर सकता है और 1960 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ान भर सकता है। अधिकतम 53,000 फीट की ऊंचाई पर यह उड़ सकता है और 20,000 फीट की ऊंचाई पर हवा में ईंधन भरा जा सकता है। 5300 किलो भार लेकर उड़ने में उड़ान भरने में ये सक्षम है। और सबसे अहम बात क्या है, तो 65% पुर्जे जो हैं वो स्वदेशी हैं, वो भारत में ही बने हैं। और अब आपको दिखाते हैं कि कैसे भारत ने रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की अब तक की यात्रा को पार करते हुए कई बेहद शक्तिशाली स्वदेशी हथियार विकसित किए हैं। तो दुश्मनों के दांत खट्टे करने वाला लड़ाकू विमान तेजस, सीमा पर दुश्मनों को दहशत में डालने वाला आर्टिलरी गन धनुष, और जिसके नाम से पड़ोस के दुश्मन मुल्क कांप उठे, वो है नाग मिसाइल। निशाने को तबाह करने वाला पिनाका मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर भी है स्वदेशी, और धनुर्धर अर्जुन की तरह निशाने को बिना चूके भेदने वाला अचूक निशानेबाज अर्जुन टैंक भी है। तो भारत की शक्ति कैसे बढ़ रही है, स्वदेशी तकनीक कैसे बढ़ रही है, ये सारे उसके उदाहरण हैं, उसके एग्जाम्पल हैं। जी हाँ, लगातार हम इसकी खासियत आपको बता रहे हैं और अब आपको भारत के स्वदेशी बाहुबलियों की शक्ति के बारे में आइए बताते हैं। आर्टिलरी गन धनुष सबसे लंबी रेंज वाली आर्टिलरी गन है। ये 30 सेकंड में 3 बर्स्ट फायर, 3 मिनट में 12 राउंड गोले। इसके अलावा दूसरी बड़ी बात ये कि तेजस लड़ाकू विमान 52,000 प्लस फीट ऊंचाई पर उड़ान और 2300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार, 82% कलपुर्जे देश में ही तैयार। तो यह आत्मनिर्भर भारत का एक उदाहरण भी है। तीसरी बड़ी बात ये पिनाका रॉकेट लॉन्चर, जो कि बाहुबली हैं, हम उनके बारे में आपको बता रहे हैं। 44 सेकंड में 12 रॉकेट्स दागता है। 48 से 120 किलोमीटर रेंज वाले 4 वेरिएंट चीन और पाकिस्तान बॉर्डर पर तैनात भी हैं। इसके अलावा नाग मिसाइल, जो कि एक और ताकतवर मिसाइल है, हर मौसम में घातक है। 828 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार इसकी है। एयरफोर्स वेरिएंट का नाम ध्रुवास्त्र है। इसके अलावा सटीक निशानेबाज, ये भी एक खासियत है, और ये ब्रह्मास्त्र है भारत का अर्जुन टैंक। इसके अलावा सीटर 120 mm का ये तोप, 450 किलोमीटर की रेंज, 70 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार भी इसमें देखने को मिलती है। चलिए और अब बात करते हैं प्रधानमंत्री के चुनावी दौरों की। तो आज केरल के पलक्कड़ में पीएम का रोड शो है और पथानामथिट्टा में चुनाव प्रचार करेंगे पीएम मोदी। अनिल एंटनी के लिए
पथाना मथिट्टा में प्रचार करेंगे। केरल के बाद तमिलनाडु के सेलम में रैली है प्रधानमंत्री। अनिल एंटनी के लिए प्रचार करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और केरल में बीजेपी एक बड़े प्रयोग की तरफ बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि दक्षिण राज्यों में जैसे जैसे बीजेपी अपना आधार बनाने की कोशिश कर रही है, वैसे वैसे जो सबसे छूटा हुआ राज्य था केरल, वहां भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराने का प्रयास और प्रधानमंत्री की मौजूदगी बीजेपी के उन्हीं लक्ष्यों को बताती है। और केरल समेत दक्षिण के जिन 5 राज्यों में प्रधानमंत्री मोदी बीते 5 दिनों में दौरे कर रहे हैं, आइए अब उनके बारे में आपको बताने जा रहे हैं कि जो मिशन दक्षिण है वो कितना जरूरी है बीजेपी के लिए। इनमें से 3 राज्यों में 2019 में बीजेपी का खाता भी नहीं खुल सका था। हालांकि वोट शेयर बड़ा था, लिहाजा प्रधानमंत्री मोदी पूरी शक्ति के साथ दक्षिण का किला भेदने के अपने प्लान पर आगे बढ़ रहे हैं। 5 दिन में 5 राज्य में 6 रैली और 2 रोड शो करके प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर दक्षिण का रण जीतने के लक्ष्य पर आगे बढ़ रहे हैं। 17 मार्च को आंध्र प्रदेश के पलनाडु में रैली की, 18 मार्च को एक ही दिन में 3 राज्यों को कवर किया, तेलंगाना के जगतियाल, कर्नाटक के शिवमोगा और तमिलनाडु के कोयम्बटूर में रैली की। तो वहीं आज केरल के पलक्कड़ में रोड शो होने वाला है प्रधानमंत्री मोदी का। अब जरा आंकड़ों के लिहाज से समझिए कि पीएम मोदी का केरल दौरा अहम क्यों है और दक्षिण पर इतना फोकस क्यों कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो दक्षिण पर खास फोकस क्यों है, यह अहम सवाल, उस सवाल का देखिए जवाब यहां पर है। 2019 में जो प्रदर्शन हुए हैं, हम अगर उसकी बात कर ले तो कर्नाटक में देखिए, कर्नाटक की जो सीटें हैं वहां पर 28 सीटें हैं और उसमें 25 सीटें बीजेपी ने जीती हैं। अब तेलंगाना जो दूसरा अहम राज्य है, 17 सीटें हैं, वहां बीजेपी ने 4 सीटें दर्ज की है, इसलिए तेलंगाना में और ज्यादा ताकत लगा रही है बीजेपी। तमिलनाडु में खाता नहीं खुला बीजेपी का, 39 सीटें, लेकिन इसमें जीत सिर्फ 0 पर ही रहा, यानी कि खाता ही नहीं खुला। आंध्र प्रदेश में 25, यहां भी वही स्थिति, यहां भी बीजेपी का खाता नहीं खुला। केरल में भी वही स्थिति, 20 सीटों में से भी बीजेपी को 1 सीट नहीं मिल पाई। तो ये अपने आप में 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है। अब आपको बताते हैं कि पीएम मोदी का दक्षिण प्लान कैसे अमल में आ रहा है। बीते 77 दिन में 23 दिन पीएम मोदी ने दक्षिण के राज्यों में बिताए हैं। 120 घंटे में अपने दौरे में 129 सीट उन्होंने कवर किया है। 5 दिन में 6 रैली, 2 रोड शो किए हैं। 1 महीने में केरल 5 बार जा चुके हैं। और आप समझ सकते हैं कि इतनी इंटेंसिटी जो रैलियां हैं, जो दौरे हैं, वो बताने के लिए काफी हैं कि कितना फोकस है दक्षिण के राज्यों में। जी हाँ, दक्षिण के राज्यों में केरल और तमिलनाडु भी आता है, इसीलिए यहाँ पर और ज्यादा फोकस है। प्रधानमंत्री मोदी आज केरल और तमिलनाडु का दौरा करने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी केरल के पलक्कड़ में आज रोड शो करने वाले हैं। वहीं तमिलनाडु के सलेम में भी आज एक रैली को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। पीएम मोदी दक्षिण विजय के मिशन पर हैं। लोकसभा चुनावों के लिए पीएम मोदी आज केरल के अलावा तमिलनाडु में भी जनता के बीच जाएंगे। केरल के पलक्कड़ में सुबह पीएम मोदी का रोड शो कोट्टम मैदान से शहर के प्रधान डाकघर तक जाएगा। केरल के पलक्कड़ में रोड शो के बाद पीएम मोदी तमिलनाडु पहुंचेंगे और सलेम में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। इससे पहले सोमवार को प्रधानमंत्री ने कोयम्बटूर में रोड शो किया। ये रोड शो करीब 3.5 किलोमीटर लंबा था। इस दौरान मोदी मोदी और जय श्री राम के खूब नारे लगे। कोयम्बटूर में पीएम मोदी ने 1998 के कोयम्बटूर बम विस्फोट में जान गंवाने वाले लोगों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की। सोमवार को कर्नाटक के शिवमोगा में भी प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच पहुंचे थे, जहां उन्हें सुनने के लिए लोगों में भारी उत्साह दिखा। इस लोकसभा चुनाव में चुन चुन करके साफ कर देना चाहिए। करेंगे ना? 26 अप्रैल और 7 मई को आपको इसी संकल्प को लेकर निकलना है। और बीजेपी अपने उम्मीदवारों की तीसरी लिस्ट जारी कर सकती है जल्दी ही। आज बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक है। उससे पहले कल कोर ग्रुप की बैठक में उम्मीदवारों पर मंथन हुआ। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी शामिल हुए। दोनों नेताओं ने अलग अलग प्रदेश के कोर ग्रुप के नेताओं के साथ बैठक कर उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा की। बीजेपी की कोर ग्रुप की बैठक में 7 राज्यों के उम्मीदवारों के नाम पर मंथन हुआ, जिसमें यूपी, हरियाणा, महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, सिक्किम और पश्चिम बंगाल के बाकी उम्मीदवारों के नामों को शॉर्टलिस्ट किया गया।
ओडिशा के लिए लोकसभा और विधानसभा उम्मीदवारों के नाम पर बीजेपी कोर ग्रुप के नेताओं के साथ केंद्रीय नेताओं की बातचीत नहीं हो सकी। कहा जा रहा है ओडिशा को लेकर चर्चा नहीं होने की वजह बीजेपी के साथ गठबंधन का स्वरूप तय नहीं होना हो सकता है। बिहार को लेकर भी कोर ग्रुप में कोई बात नहीं हो पाई। माना जा रहा है कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ बीजेपी शीर्ष नेतृत्व की एक बैठक के बाद उम्मीदवारों के नाम पर अंतिम मोहर लगाया जाएगा। सबसे पहले योगी आदित्यनाथ के साथ यूपी कोर ग्रुप की बैठक हुई। सूत्रों के मुताबिक यूपी के बाकी 24 सीटों पर विस्तार से चर्चा हुई। इसके अलावा यूपी की एक उम्मीदवार घोषित सीट बाराबंकी के बारे में भी चर्चा हुई, क्योंकि बाराबंकी के उम्मीदवार विवादों में फंसने के बाद चुनाव नहीं लड़ने की घोषणा की थी। वहीं कांग्रेस की बात करें तो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस पार्टी अपने चुनावी घोषणा पत्र को मंजूरी देने के लिए आज बड़ी बैठक करेगी। कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या क्या हो सकता है, आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। कांग्रेस का घोषणा पत्र बनाने वाली समिति ने अपनी रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पहले ही सौंप चुकी है। आज कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में घोषणा पत्र समिति की ओर से सौंपी गई रिपोर्ट पर मंथन होगा और इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। कांग्रेस पहले ही संकेत दे चुकी है कि वो किन मुद्दों पर चुनाव लड़ेगी और उसके घोषणा पत्र में क्या होगा। कांग्रेस 5 न्याय के मुद्दे पर चुनाव लड़ने की योजना बना रही है। हिस्सेदारी न्याय, किसान न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और युवा न्याय। इसके साथ कांग्रेस 25 गारंटी का भी ऐलान घोषणा पत्र में कर सकती है, जिसमें आदिवासी न्याय गारंटी को भी कुछ दिन पहले जोड़ा गया है। ये एक्चुअली हिंदुस्तान की आवाज है, उसको हमने चुन चुन के सुन के निकाला है, उसको रिफाइन किया है। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की अध्यक्षता में लोकसभा चुनावों के लिए पार्टी के बाकी बचे उम्मीदवारों के चयन को पूरा करने के लिए चयन समिति की बैठक होगी। पहली लिस्ट में कांग्रेस के 39 और दूसरी लिस्ट में 43 नामों का ऐलान किया गया है। और लोकसभा चुनाव से पहले गुजरात में कांग्रेस को झटका लगा है। अहमदाबाद पूर्व से कांग्रेस के उम्मीदवार बनाए गए रोहन गुप्ता ने चुनाव लड़ने से इनकार करते हुए अपनी उम्मीदवारी वापस ले ली। देखिए रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के 2 दिन बाद ही गुजरात में कांग्रेस को निराशा वाली खबर मिली। टीवी चैनलों से लेकर सभी मंचों पर पार्टी की राय मजबूती रखने वाले कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता रोहन गुप्ता ने निजी वजहों से चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया। रोहन गुप्ता ने गुजरात कांग्रेस के अध्यक्ष शक्ति सिंह गोहिल को लिखी चिट्ठी में कहा, अस्पताल में मेरे पिता की गंभीर हालत की वजह से मैं अहमदाबाद पूर्व लोकसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार के तौर पर अपना नाम वापस ले रहा हूं। मैं पार्टी के घोषित नए उम्मीदवार को पूरा समर्थन दूंगा। रोहन गुप्ता के बीमार पिता की तस्वीरें भी आई, जिसमें वो एम्बुलेंस में गंभीर हालत में नजर आ रहे हैं। इससे पहले गुजरात कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके भरत सिंह सोलंकी ने लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने का ऐलान किया था। गुजरात में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर चुनाव लड़ रही है, लेकिन आपसे गठबंधन को लेकर गुजरात के भीतर कांग्रेस में असंतोष है। ऐसे में रोहन गुप्ता को चुनाव लड़ने से पीछे हटने से पार्टी कार्यकर्ताओं के बीच अच्छे संकेत नहीं जाने का भी डर है। और महाराष्ट्र में कांग्रेस की पूर्व सांसद प्रिया दत्त ने पार्टी छोड़ने की अटकलों को खारिज कर दिया है। टीवी 9 भारतवर्ष से एक्सक्लूसिव बातचीत में और क्या कुछ कहा प्रिया दत्त ने, आइए सुनाते हैं आपको। महाराष्ट्र में एक के बाद एक कांग्रेस को लग रही झटकों के बीच सोशल मीडिया में ऐसी अटकलें लगाई जा रही थी कि प्रिया दत्त कांग्रेस छोड़कर शिवसेना शिंदे गुट में शामिल हो सकती हैं। इन अटकलों को लेकर जब टीवी 9 भारतवर्ष ने प्रिया दत्त से फोन पर बात की तो उन्होंने इसे सिरे से खारिज कर दिया। ना मैं कांग्रेस छोड़ रही हूँ और ना ही किसी दूसरे दल में शामिल होने जा रही हूँ। ये खबर पूरी तरह से गलत है, इस पर ध्यान न दें। भले राजनीति में सक्रिय नहीं हूँ, लेकिन अपने एनजीओ के जरिए लगातार लोगों के संपर्क में हूँ। सामाजिक कामों में लगी रहती हूँ। सेवा करने के लिए राजनीति में होना ही जरूरी नहीं होता। मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करती। प्रिया दत्त ने कहा कि फिलहाल उनका पूरा फोकस मां के नाम के चलाए जा रहे एनजीओ नरगिस दत्त फाउंडेशन पर है और उसी में वो अपना समय देकर खुश हैं। प्रिया 2019 में उत्तर मध्य मुंबई सीट से पूनम महाजन के खिलाफ चुनाव हार गई थी। तब से वो पार्टी में हाशिए पर हैं। उन्हें पार्टी ने भी कोई जिम्मेदारी नहीं दी है। प्रिया ने कहा कि फिलहाल उन्होंने किसी भी पार्टी से टिकट नहीं मांगा है। और दिल्ली शराब नीति मामले पर नया अपडेट है कि कविता की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। ईडी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से पहले ईडी ने किए कई खुलासे।
और दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच कर रही ईडी ने बड़ा खुलासा किया है, जिसकी आंच दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक पहुंचती दिखाई दे रही है। देखिए रिपोर्ट। तेलंगाना के पूर्व सीएम चंद्रशेखर राव की बेटी और बीआरएस के नेता के कविता ईडी की हिरासत में है। दिल्ली शराब नीति मामले में के कविता की ईडी समन के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा, लेकिन आज होने वाली सुनवाई से पहले ही ईडी ने सनसनीखेज खुलासे किए हैं। ईडी के मुताबिक जांच में खुलासा हुआ है कि नई शराब नीति से लाभ उठाने के लिए के कविता ने आप पार्टी के नेताओं सीएम अरविंद केजरीवाल और तत्कालीन डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर साजिश रची। ईडी ने जो बयान जारी किया है उसके मुताबिक जांच में ये बात सामने आई है कि अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के साथ मिलकर 100 करोड़ रुपए का लेन देन हुआ है, जिसमें कविता भी शामिल रही है। साजिश के तहत नई शराब नीति में होलसेलर्स के जरिए लगातार रिश्वत का पैसा आप पार्टी तक पहुंचाया जाता रहा। साउथ लॉबी की ओर से एडवांस में दी गई करोड़ों रुपए की रिश्वत के जरिए 2 गुना मुनाफा कमाना था। के कविता को ईडी ने 15 मार्च को गिरफ्तार किया था, जिसके बाद कोर्ट ने उन्हें 23 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था। के कविता ने ईडी पर बिना किसी सबूत के गिरफ्तारी करने के आरोप लगाए हैं। और ईडी के दावे पर आम आदमी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि ईडी बीजेपी का हथियार बन गई है। दिल्ली की आबकारी नीति में कथित घोटाले की जांच कर रही ईडी के बार-बार समन भेजने और बीआरएस नेता के कविता से पूछताछ के आधार पर अरविंद केजरीवाल की संलिप्तता के बयानों पर आम आदमी पार्टी आग बबूला हो गई है। दिल्ली सरकार में मंत्री और आप नेता आतिश ने कहा, ईडी के पास एक भी सबूत नहीं है, मामला कोर्ट में है तो ईडी इंतजार क्यों नहीं कर रही है। बीजेपी किसी भी कीमत पर केजरीवाल को गिरफ्तार करना चाहती है। ईडी का ऐसा बयान देना ये साफ साफ दर्शाता है कि आज के दिन में ईडी और सीबीआई भारतीय जनता पार्टी के गुंडे बन के रह गए। ईडी के पास अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक पैसे का सबूत नहीं है, फिर भी सबूत ना होने के बावजूद समन पे समन, समन पे समन, समन पे समन भेजे जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी को बीजेपी की ओर से नई दिल्ली सीट से उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने जवाब दिया। बांसुरी ने कहा कि केजरीवाल जांच से भाग रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी बहुत ही लापरवाह नेता हैं, वो अभी भी जांच से भाग रहे हैं। और अब इंडियन नेवी के एक्शन से जुड़ी बड़ी खबर। भारतीय नौसेना का मुरीद हुआ बुल्गारिया। बंधकों को छुड़ाने पर कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी का बहुत आभार। बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने ये धन्यवाद दिया है। अरब सागर में बंधकों को छुड़ाने के लिए आभार किया गया है। जो ऑपरेशन चलाया गया भारतीय नौसेना की तरफ से, इस ऑपरेशन को का आभार जताया प्रधानमंत्री मोदी का आभार जताया बुल्गारिया ने। समुद्री लुटेरों से नौसेना ने बुल्गारिया की शिप छुड़ाई थी, जिसमें 7 बुल्गारिया के नागरिक भी थे। और पीएम ने बुल्गारिया के राष्ट्रपति को कहा, शुक्रिया, आपके संदेश की तारीफ करता हूं। खुशी है कि साथ बुल्गारिया के नागरिक सुरक्षित हैं। जल्द ही सभी 7 लोग घर लौट आएंगे। भारत नेवी की आजादी की रक्षा करने और हिंद महासागर क्षेत्र में समुद्री डकैती और आतंकवाद से निपटने के लिए प्रतिबद्ध है। तो तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से घंटों तक ये ऑपरेशन चला। उसके बाद C-17 से कैसे एयर ड्रॉप किया गया मार्कोस कमांडोज को उसी शिप पर जिसका अपहरण किया गया था। और ये एक बहुत बड़ा ऑपरेशन था जिसे अंजाम तक पहुंचाया गया। 17 बंधकों को छुड़ाया गया, जिसमें बुल्गारिया के भी नागरिक थे। इसलिए बुल्गारिया की तरफ से ये आभार प्रधानमंत्री मोदी की ओर जताया गया है। और अब ये दूसरी तस्वीर भी देखिए। बोट के साथ साथ मार्कोस कमांडो को भी आसमान से समंदर में पहुंचाया गया। C-17 विमान से अटैक बोट गिराने के बाद मार्कोस कमांडोज को भी एयर ड्रॉप किया गया। मार्कोस कमांडो ने समंदर में पहुंचने के बाद बेहद कम समय में अटैक बोट को ढूंढा, उनको एक्टिव किया और अपनी पोजीशन ले ली। अस्सी घंटे तक दरअसल ये ऑपरेशन चलाया गया था और कैसे मार्कोस कमांडोज कूदते हुए इस शिप में दिखाई दे रहे हैं। एक और तस्वीर एक्शन की आपको दिखाते हैं। सोमालियाई डाकुओं ने जिस जहाज का अपहरण किया था उसमें माल्टा का झंडा लहरा रहा था और ये भारतीय तट से करीब 2600 किलोमीटर दूर था। इसमें 37,800
टन माल लदा हुआ था, जिसकी कीमत करीब $1 मिलियन बताई जा रही है। नेवी का हेलीकॉप्टर लगातार इस जहाज के ऊपर मंडरा रहा था। समुद्री डाकुओं के अलावा डेक पर बंधक बनाए गए 17 लोगों को साफ साफ इसमें देखा जा सकता है। और जानकारी मिलते ही INS कोलकाता इस जहाज के बिल्कुल पास पहुंच गया था। फिर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आगे बढ़ते हैं। बीजेपी और कांग्रेस के बीच अब शक्ति शब्द को लेकर नया रण शुरू हो गया है। पीएम मोदी ने एक रैली में राहुल के दिए बयान पर जवाबी हमला किया है। राहुल गांधी ने मुंबई की महारैली में शक्ति को लेकर बीजेपी के खिलाफ संग्राम छेड़ा, तो उसके अगले दिन ही दक्षिण भारत की भूमि कर्नाटक से पीएम मोदी ने राहुल और कांग्रेस पर पलटवार कर दिया। शिवाजी मैदान में इंडिया अलायंस की तरफ से एक खुला ऐलान किया गया है। वो लोग हिंदू धर्म में समाहित शक्ति को समाप्त करना चाहते हैं। हिंदू शक्ति को समाप्त करने का उन्होंने बीड़ा उठाया है। पीएम मोदी यही नहीं रुके, उन्होंने शक्ति शब्द का मतलब भी समझाया। शक्ति पर वार का मतलब है देश की माताओं, बहनों, बेटियों पर वार। शक्ति पर वार का मतलब है नारी कल्याण की योजनाओं पर वार। तो प्रधानमंत्री मोदी ने पलटवार किया। वहीं राहुल गांधी ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा कि प्रधानमंत्री ने उनके शक्ति वाले बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है। अब आपको सुनवाते हैं राहुल का वो बयान जिस पर सियासी गलियारे में शक्ति को लेकर संग्राम मचा हुआ है। हिंदू धर्म में शक्ति शब्द होता है। हम शक्ति से लड़ रहे हैं, एक शक्ति से लड़ रहे हैं। अब सवाल उठता है वो शक्ति क्या है। जैसे किसी ने यहां कहा राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, सही है। राजा की आत्मा ईवीएम में है। हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। खबर बिहार से जुड़ी है। बिहार में एनडीए का सीट बंटवारा हो गया है। गठबंधन में एक भी सीट न मिलने से नाराज पशुपति पारस आज दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी अगली रणनीति तय करेंगे। बिहार के लिए एनडीए में सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा कर दी गई। टिकट बंटवारे में बीजेपी को 17 सीट, चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर को 5 सीट, उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 1 सीट और जीतन राम मांझी की पार्टी हम को भी 1 सीट मिली है। सीट बंटवारे में बीजेपी और जेडीयू के बाद सबसे ज्यादा सीटें चिराग पासवान की पार्टी को मिली है। जमुई और हाजीपुर के साथ साथ समस्तीपुर है हम लोग के पास। वैशाली से हमारा ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेगा और मेरा गृह जिला मेरे पिता का जहाँ पे जन्म हुआ खगड़िया, वो भी हम ही लोग के पास है। पर मुझे नहीं लगता कि 2 जगह से चुनाव लड़ने का मौका मुझे पार्टी देगी, पर इस पे अंतिम फैसला पार्टी ही लेगी। बट पार्टी के द्वारा जो मुझे जानकारी मिल रही है, कहीं ना कहीं हाजीपुर से मैं चुनाव लड़ूंगा। पशुपति कुमार पारस की पार्टी को एक भी सीट नहीं मिली। सूत्रों के मुताबिक पशुपति पारस को आरजेडी ने हाजीपुर समेत 3 सीटों का ऑफर दिया है। और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाली मैनपुरी लोकसभा सीट पर इस बार काफी दिलचस्प फाइट मुकाबला देखने को मिल सकता है। चर्चा यह है कि मैनपुरी में डिंपल यादव के खिलाफ इस बार बीजेपी अपर्णा यादव को मैदान में उतार सकती है।
पूर्व मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव की छोटी बहू और बीजेपी नेता अपर्णा यादव की सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात के बाद मैनपुरी से उन्हें बीजेपी उम्मीदवार बनाए जाने की चर्चाएं जोरों पर है। इस बारे में मैनपुरी से समाजवादी पार्टी की सांसद डिम्पल यादव से जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी अपने इस गढ़ में बहुत मजबूत है। इस बात का संज्ञान नहीं है क्योंकि मैं क्षेत्र में हूँ और अगर पहले भी मिली है कई बार और अभी भी मिल रही है तो इसमें कोई रोक टोक तो है नहीं, कोई भी किसी से भी मिल सकता है। मैं समझती हूँ कि समाजवादी पार्टी बहुत मजबूती से मैनपुरी लड़ रही है और लोगों का सहयोग, प्यार और साथ मिल रहा है। सोमवार को जब डिम्पल यादव मैनपुरी पहुंची तो उन्होंने ईवीएम का मुद्दा भी उठाया। ईवीएम में लोगों में बहुत असमंजस है। बहुत सारे लोग लगातार बीते चुनाव में बात बोलता है हमने वोट तो इस पार्टी को दिया लेकिन हमारा वोट निकला नहीं है। तो एक तरह की क्लैरिटी होनी चाहिए। भले ही ईवीएम सही हो तो भी लोग चाहते हैं, गाँव के लोग चाहते हैं, शहरी लोग चाहते हैं कि बैलेट पेपर से ही चुनाव हो। और चुनावी माहौल के बीच कर्नाटक में 2 जगहों पर भारी मात्रा में कैश बरामद किया गया। देखिए 60 सेकंड में ये खबर। चुनावों में धन बल के इस्तेमाल को लेकर चुनाव आयोग की ओर से सख्त कार्रवाई के ऐलान के बावजूद इस पर रोक लगती नहीं दिखाई दे रही है। कर्नाटक के मांड्या में चुनाव कार्यों में लगाई टीम ने 1 करोड़ नकद जब्त किया है। कर्नाटक नंबर की काले रंग के इस एसयूवी को बेंगलुरु मैसूर नेशनल हाईवे के चेक पोस्ट पर जब प्रशासन की टीम ने रोककर जांच पड़ताल की तो एसयूवी में नोटों से भरी बोरियां मिली। इतनी बड़ी रकम देख प्रशासन की टीम भी चकरा गई। जिस एसयूवी से इतनी बड़ी रकम मिली उसे गिरीश नाम का शख्स चला रहा था। जब उससे इन पैसों को लेकर पूछताछ की गई तो वो कोई संतोषजनक जवाब नहीं दे पाया। इसके बाद प्रशासन की टीम ने 1 करोड़ कैश को जब्त कर लिया। इसके बाद मदुरै पुलिस स्टेशन में इस मामले को लेकर केस दर्ज किया गया और आयकर विभाग को भी जानकारी दी गई। कर्नाटक के हुबली में भी एक कार से 3 लाख कैश जब्त किया गया है। इसी गुजरात नंबर की कार से भारी भरकम कैश मिला। बैग में 3 लाख रुपए मिले। रकम को लेकर जब कार सवार से पूछताछ की गई तो वो कोई जवाब नहीं दे पाया, जिसके बाद प्रशासन की टीम ने कैश जब्त कर लिया। और उत्तर प्रदेश के पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य अपने विवादित बयानों को लेकर एक बार फिर से सुर्खियों में है। देवी लक्ष्मी पर टिप्पणी करना उन्हें भारी पड़ गया है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर दी गई है। अक्सर अपने आपत्तिजनक बयानों को लेकर आलोचनाएं झेलने वाले स्वामी प्रसाद मौर्य की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। यूपी के पूर्व कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी के अध्यक्ष स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ लखनऊ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ सोशल मीडिया पर मां लक्ष्मी को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का आरोप है। मां लक्ष्मी पर यह आपत्तिजनक टिप्पणी स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महासचिव रहने के दौरान की थी। कोर्ट के आदेश पर वजीरगंज थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। मामले में जांच का आदेश दे दिया गया है। लखनऊ के चौक निवासी शिकायतकर्ता रागिनी रस्तोगी की याचिका पर मौर्य के खिलाफ केस दर्ज किया गया। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान से हिंदू धर्म को मानने वाले करोड़ों लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले भी कई बार हिंदू धर्म का अपमान करने वाले विवादित बयान देते रहे हैं। इससे पहले उन्होंने रामचरितमानस पर भी विवादित टिप्पणी की थी। और पंजाब के सीएम भगवंत मान और पंजाब बीजेपी अध्यक्ष सुनील जाखड़ के बीच सोशल मीडिया में जुबानी जंग तेज हो गई है। देखिए पंजाब में चल रहे सियासी घमासान की पूरी कहानी। जुबानी जंग की शुरुआत सुनील जाखड़ की ओर से हुई। जाखड़ ने पंजाब के चुनावी माहौल से आप के सांसद राघव चड्ढा की गैर मौजूदगी को लेकर सवाल उठाए। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा, राजनीतिक रूप से तनावपूर्ण माहौल में इस समय राघव चड्ढा की अनुपस्थिति के लिए कई कारण बताए जा रहे हैं। इस पर केजरीवाल और भगवंत मान की चुप्पी ने ऐसे आरोपों को ही बल दिया है। अब एक न्यूज रिपोर्ट से पता चला है कि चड्ढा अपनी आंखों के इलाज के लिए लंदन गए हैं। अगर ऐसा है तो मैं उनके शीघ्र स्वस्थ होने और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। सुनील जाखड़ ने यह भी दावा किया कि पंजाब में आम आदमी पार्टी ने जो 8 उम्मीदवार लोकसभा चुनाव के लिए उतारे हैं उनको जल्द बदला जा सकता है, क्योंकि पार्टी को ग्राउंड रियलिटी पता चल चुकी है। इस पर मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जाखड़ को सोशल मीडिया के जरिए ही जवाब दिया। भगवंत मान ने लिखा, जाखड़ साहब, इन दिनों आप किस पार्टी में हैं उसके बारे में सोचें। पत्रकारों को बताएं कि मैं किस पार्टी के लिए बोल रहा हूं। कांग्रेस की तरफ से राज किया, बीजेपी के अध्यक्ष और अकाली दल को गठबंधन का निमंत्रण। साहब जी, आप मेरे पंजाब के लोगों को क्या समझते हो?
और पंजाब पुलिस ने प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को धमकी देकर 2 करोड़ रुपए मांगने वाले आरोपी को मुंबई से गिरफ्तार करने का दावा किया है, लेकिन चन्नी ने पुलिस की इस कार्रवाई पर सवाल उठाए हैं। पंजाब के पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी से फोन पर 2 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले को पंजाब पुलिस ने सुलझाने का दावा किया है। पंजाब पुलिस ने इस मामले में एक शख्स को गिरफ्तार किया है। दीपक सीमांत कांबले हैगा, रहन वाला हैगा महाराष्ट्र दा और इन्हें पढ़ाई लिखाई काफी की, होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया है, चंगे होटलों में शेफ के बतौर भी काम किया है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने पुलिस की कार्रवाई पर ही सवाल उठाया। पंजाब दे विच जिहड़ी लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है बिल्कुल खराब हो चुकी है, नशियां दा जोर है। इस लॉ एंड ऑर्डर दे विच दिखाना चाहते असीं धमकी देने वाला बंदा फड़ लिया, वो भाई ये वो बंदा नहीं है। मैनू जिन्हें धमकी दी सी वो ठेठ पंजाबी च बोलदा सी, ये पंजाबी बोल नहीं सकता होना बंदा, ये बंदा पंजाबी नहीं है। उधर आरोपी ने भी गोलमोल जवाब दिए। तूने धमकी जो दी है चरणजीत चन्नी को, पता था तेरे को कौन है वो? धमकी दी थी? धम किस तरह से कुछ दिया नहीं। इस मामले के बाद लोकसभा चुनाव में पंजाब में लॉ एंड ऑर्डर का मुद्दा गर्मा सकता है। और पंजाब के होशियारपुर में पुलिस ने गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया को एनकाउंटर में मार गिराया। 60 सेकंड्स में देखिए एनकाउंटर की पूरी रिपोर्ट। पंजाब के होशियारपुर की पुलिस ने सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह की हत्या का बदला 24 घंटे के भीतर ले लिया। पुलिस को सूचना मिली थी कि गैंगस्टर सुखविंदर सिंह उर्फ राणा मंसूरपुरिया एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में दिखा है। इसके बाद स्पेशल टीम उसके पीछे लग गई। होशियारपुर के मुकेरिया के एक गांव भंगाला में घिरे सुखविंदर सिंह ने पुलिस टीम पर फायरिंग शुरू कर दी, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में वो मारा गया। रविवार को पुलिस की टीम जब मंसूरपुर गांव में उसको पकड़ने के लिए रेड मारने पहुंची थी तो राणा मंसूरपुरिया ने पुलिस टीम पर ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी थी, जिसमें सीनियर कांस्टेबल अमृतपाल सिंह घायल हो गए थे। बाद में अस्पताल में उनकी मौत हो गई थी। सुखविंदर सिंह राणा पर हत्या और हत्या की कोशिश समेत 8 गंभीर मामले दर्ज थे। सुखविंदर राणा जिन्हों फड़न वास्ते जदों गई सीगी, साडी टीम कोल इन्फॉर्मेशन सीगी कि इहदे कोल इलीगल वैपन हैगा ते इहने पुलिस टीम ते फायर किया। अनफॉर्चुनेटली साडे कांस्टेबल अमृतपाल की शहादत हुई। इहदे विच ते कोई भी क्रिमिनल जिहड़ा हैगा कानून तो बच के नहीं जा सकता।